हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मोरा और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जो था बेसिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म ऑफ मार्केट कंपटीशन। उसका हम इकोनॉमिक एंड बिजनेस का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है और इनकम प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होता है। इसके बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। आज जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसका मतलब अगर इनकम में चेंज होता है, किसी कंज्यूमर के इनकम में चेंज होता है तो हमारे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम, इन्होंने क्या बोला है, इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि कोई भी डिमांड में चेंजेस, डिमांड में चेंजेस फॉर इन द चेंजेस ऑफ द इनकम। अगर किसी भी इनकम में चेंज हो रहा है उसके वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है, उसे हम इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। देन प्रोफेसर वाटसन डिफाइंड इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी। क्या इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड बोला गया ही रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट चेंज इन इनकम। जैसे जैसे हमारे इनकम में चेंज आ रही है वैसे वैसे हमारे डिमांड के रेट में भी चेंजेस आ रही हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ फॉर्मूला। हम जो इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या है? ई वाई परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन इनकम, और परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड नेट क्वांटिटी डिमांड अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। अब जो पहला है यहाँ पे दे रखा है कि ई वाई हम ऊपर जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ईपी मतलब क्या था, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड निकालना था, मगर हम इनकम की बात कर रहे थे। वाई जो है वो इनकम को दर्शाता है, शो करता है। इसलिए हम इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड की फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, कितना परसेंट चेंज हुआ है एक क्वांटिटी ऑफ डिमांड में, और परसेंटेज चेंज इन इनकम जो आएगा उससे इसे डिवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या फिर नेट क्वांटिटी डिमांड, पहले क्या था और अब क्या, उसकी जो बीच की चेंजेस है उसे ऊपर लिखेंगे। फिर सबसे पहले क्वांटिटी डिमांड क्या थी उसे नीचे लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे। देन परसेंटेज चेंज इन द न्यू इनकम अपॉन में ओरिजिनल इनकम, या फिर जो पहले इनकम था फिर उससे इनकम के और नए इनकम के बीच में जो गैप है, डेल्टा क्या है, बिटवीन गैप दर्शाता है, शो करता है। इसलिए क्या है ये डेल्टा वाई अपॉन में वाई, या फिर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम यहाँ डिफाइन करा गया है। कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के, हमारे 5 टाइप्स के। पहला क्या है? नेगेटिव डिमांड फॉर द कम्युनिटी फेल्स एज इनकम अराइज। किसी भी कम्युनिटी की जो डिमांड है वो नेगेटिव चली जा रही है, जैसे जैसे और भी किसी भी जो नेगेटिव डिमांड है हमारी किसी भी कम्युनिटी की वो फॉल्स होती जा रही है, जैसे जैसे इनकम अराइज होती जा रही है। इसे क्या बोलते हैं? द ट्रेंड इज विजिबल इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। ये कब होता है? नेगेटिव डिमांड किसी भी कमोडिटी का होता है वो और नीचे होते चला जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। वो कब होता है? इंफीरियर गुड्स हमने जैसे पढ़ा था कि व्हीट, राइस, ये जो भी चीप गुड्स से इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी प्राइस बढ़े या ना बढ़े इनकी वैल्यू उतनी रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि और ये फॉल्स होते जाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, चीप गुड्स जो है वो लेना हम कम कर देंगे, हम उससे ज्यादा महंगा लेंगे। देन जीरो डिमांड फॉर कमोडिटी डज नॉट चेंज इन द इनकम एज इनकम। अब दिस इज द ट्रू इन द केस ऑफ एसेंशियल गुड। जैसे अब क्या बोला गया है कि कोई भी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है उस प्रोडक्ट की उस कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, उसकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आते। ये कब होता है? एसेंशियल गुड्स वो जैसे वाटर, अगर हमारी प्राइस बढ़ता है तब भी हम ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा पानी पीने लगेंगे, ड्रिंक वाटर करने लगेंगे, नहीं, उनकी डिमांड में उतना ही फर्क पड़ेगा जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती जाएगी, हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1,
greater than 0 but less than 1 demand for commodity rise in the proportion to rise in income। जितनी भी डिमांड है कमोडिटी की वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। उस टाइम क्या होगा, जो इलास्टिक ऑफ डिमांड होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा। इसका मतलब कोई भी अगर वैल्यू आती है इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड की तो 0 से स्टार्ट होके 0.08 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये सारी वैल्यू हो सकती है इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड की। यूनिटी की बात करें तो डिमांड फॉर कमोडिटी रेज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द रेज इन इनकम। अब जो डिमांड ऑफ कमोडिटी रेज हो रही है जैसे बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में जैसे जैसे हमारी इनकम भी रेज हो रही है, देन ग्रेटर देन यूनिटी, इसका मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी रेज मोर देन द इन प्रोपोर्शन और टू रेज इन इनकम। हमारी जो इनकम है उसमें चेंजेस तो आ रहे हैं, हमारी इनकम में चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी इनकम बढ़ तो रही है मगर उससे ज्यादा क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, उससे ज्यादा क्या हो रही है, डिमांड जो है प्रोडक्ट की कमोडिटी की वो बढ़ती जा रही है। उस टाइम क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी होगा इनकम इलास्टिक हमारा। अब बात करते हैं हम क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड। अभी हमने पढ़ा है इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड, उससे पहले हमने प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ग्रोस इलास्टिक ऑफ डिमांड। अब इसमें क्या बताया गया, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज इज कॉल्ड ग्रोस इलास्टिक ऑफ डिमांड। कोई भी रिस्पॉन्सिव डिमांड हो रहा है, चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कमोडिटी कॉल्ड ग्रॉस क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड। अभी क्या है कि ये बताया गया है कि जैसे जैसे हमारे रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे डिमांड भी चेंज होती जा रही है दूसरे प्रोडक्ट की। जैसे एग्जांपल लूं, अगर हमारी टी और कॉफी है, मान ले जाइए टी है और ये कॉफी है। अब कॉफी की जो प्राइस है वो बढ़ते जा रही है, क्या बढ़ते जा रही है, प्राइस बढ़ते जा रही है, तो वैसे वैसे डिमांड क्या होगी, टी की बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ता जाएगा चाय का, टी की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड गुड्स है, इसलिए इन दोनों को जब इन दोनों के किसी भी चीज से, जैसे टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड में फर्क पड़ता है, इन सबको हम क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। Now, thus the gross elastic of demand is the responsiveness of the demand for commodity X to change in the price of Y। जैसे जैसे प्राइस कॉफी की बढ़ती गई वैसे वैसे डिमांड क्या हो गई, चाय की बढ़ती गई। Y रिप्रेजेंट एज फॉलो, ग्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड, यहाँ पे C क्या शो कर रहा है, क्रॉस, C क्या कर रहा है, क्रॉस। Y जो था इनकम कर रहा था, P जो था प्राइस कर रहा था, तो यहाँ पे हम क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड B, जो भी परसेंटेज चेंज हो रहे हैं क्वांटिटी, मतलब इसका मतलब जो टी में डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं उसके परसेंटेज लेंगे, और प्रोडक्ट बी जो कॉफी में प्राइस चेंजेस हो रहे हैं उसको अपॉन में डिवाइड कर देंगे ऊपर से। जैसे एक ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड आ जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड द कमोडिटी मे बी सब्स्टिट्यूट एज इन द केस ऑफ टी एंड कॉफी और कंप्लीमेंट्री एज इन केस ऑफ द बॉल पेन एंड द रिलीफ। अब क्या बोला गया, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई कमोडिटी मे बी सब्स्टिट्यूट इन द केस ऑफ कॉफी। हम क्या कर सकते हैं कि टी और कॉफी की जगह, टी अगर नहीं है तो कॉफी पी सकते हैं और कॉफी नहीं है तो हम टी ड्रिंक कर सकते, पी सकते हैं। मगर और कंप्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं, कंप्लीमेंट्री कमोडिटी वो होती हैं जिनके एक की वजह दूसरी पूरा करता है, एक दूसरा पूरा करता है। जैसे बॉल पेन की जो रिफिल होती है वो उसे पेन को पूरा करती है, अगर रिफिल नहीं है तो पेन की कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों मिलके ही एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनते हैं, उसे हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं। कंप्लीमेंट्री इन द केस ऑफ द बॉल पेन एंड द रिफिल। मेन मेजर ऑफ द क्रॉस इलास्टिक विद द डिस्क्रिप्शन एज फॉलो। ग्रॉस इलास्टिक कब होता है, इन्फिनिटी कब होगा, जब कमोडिटी एक्स इज ए नियर बाय परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द कमोडिटी वाई। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्रॉस इलास्टिक इन्फिनिटी कब होगा, जब कोई भी कमोडिटी एक्स परफेक्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से दूसरे
कमोडिटी की जगह बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो जा रही है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर चाय कॉफी में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, चाय और कॉफी में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, अगर चाय नहीं है तो कॉफी लोग पी सकते हैं और कॉफी नहीं है तो चाय पी सकते हैं, तब हमारी क्रॉस इलास्टिक क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। नाउ क्रॉस इलास्टिक जीरो कब होगी, देन कमोडिटी वाई एंड आई आर नॉट रिलेटेड। जब हमारी क्रॉस इलास्टिक जीरो कब होगी, जब कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई रिलेटेड ही नहीं है, इनका कोई दूसरे से संबंध ही नहीं है। जैसे बात कर लूं यहाँ पे बॉल पेन और टी, इन दोनों का क्या कोई संबंध ही नहीं है, तो इसलिए इस टाइम में हमारी क्रॉस इलास्टिक क्या होगी, जीरो होगी। नाउ क्रॉस इलास्टिक नेगेटिव कब होगी, कमोडिटी एक्स एंड वाई आर द कंप्लीमेंट्री होंगे। अब कंप्लीमेंट्री क्रॉस इलास्टिक नेगेटिव कब होगी, जब एक्स और वाई जो कमोडिटी है वो दोनों कंप्लीमेंट्री होगी। इसका मतलब बॉल पेन और रिफिल जो है वो कंप्लीमेंट्री है, तो इस टाइम में हमारा जो क्रॉस इलास्टिक है वो हमारा नेगेटिव होगा। अब ये सारी चीजें, ये जो दे रखा क्रॉस इलास्टिक इन्फिनिटी कब होगा और कब होगा, क्रॉस इलास्टिक जीरो कब होगा और कब होगा, और क्रॉस इलास्टिक नेगेटिव को होगा जब ये कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, तो ये हमें याद करने की चीजें, ये एमसीक्यू इस पे आ सकता है। बात करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन डिमांड में हमारी प्राइस तो बिल्कुल सेम रहती है, प्राइस तो हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, मगर जो डिमांड है उसमें फर्क पड़ेगा, और जो डिमांड में फर्क पड़ेगा वो किसी अदर फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर से होगा। जैसे किसी की इनकम बढ़ जा रही है, वेरिएबल प्रोडक्ट की इनकम बढ़ जा रही है, सॉरी रिलेटेड कमोडिटी की प्रोडक्ट बढ़ जा रही है, कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जा रही है, उसकी वजह से उस प्रोडक्ट के डिमांड में फर्क पड़ा है, ना कि प्राइस चेंजेस से डिमांड में फर्क पड़ा है, तो उसे हम इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चेंज इन द डिमांड इंक्लूड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द price of related goods or income of consumer and the preference of the consumer etc. The demand for the product or service changes. Now बोला, अब बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। हमारा डिमांड कब इंक्रीज होता है, द डिमांड चेंज नॉट बट द प्राइस बट प्राइस बिगिनिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन द अदर डिटरमिनेंट ऑफ द फिर। डिमांड हमारी चेंज हो रही है नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, किसी प्राइस के चेंज होने से हमारा डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रही, मगर तब भी हमारी डिमांड चेंज हो रही है, हमारी प्राइस चेंज नहीं हो रही बिकॉज ऑफ चेंज इन द अदर डिटरमिनेंट। जैसे हमारी इन केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज डिमांड मींस मोर डिमांड एंड एट द सेम प्राइस। अब बिकॉज ऑफ चेंज इन द अदर डिटरमिनेंट, जैसे हमारी इनकम बढ़ जा रही है, फिर से रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़ जा रही है, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मगर हमारा प्राइस वही सेम रह रहा है, उसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इट इज अ केस ऑफ आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज in demand means more demand at the same price. Increase in demand more demand at the same price. Increase in demand are so by the shift to right in the demand curve. अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो है shift to right in the demand curve. जब हमारी इंक्रीज होता है डिमांड, जब हमारा डिमांड इंक्रीज होता है तो जो हमारा कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ शो करा गया है ग्राफ, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे हमारी प्राइस तो सेम है, मगर डिमांड जो है वो प्रोडक्ट का बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ने की इंक्रीज होती जा रही है डिमांड, इसका मतलब जो हमारा कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है इंक्रीज इन डिमांड में। अब बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज मींस लेस डिमांड एट द सेम प्राइस। हमारी प्राइस तो वही है, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस तो वही है, मगर तब भी डिमांड में कमी आ रही है, लेस हो रहा है डिमांड। अब क्या हो सकता है, डिमांड आर द कॉज शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। अब जब हम पढ़ रहे थे, जब हमारे इंक्रीज होगा डिमांड तो क्या वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। मगर जैसे जैसे हमारी डिमांड कम होती जाएगी, लेस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। जैसे यहाँ पर बता रखा है कि प्राइस तो वही है, मगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, इसका मतलब डिक्रीज होती जा रही है, तो वो का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन डिमांड। When the quantity demand of the commodity increases as a result of the fall in price, it's called the
is called expansion या फिर extension in demand, and when the quantity demand decrease as a result of the increase in the price of commodity, it's called the construction in demand. अब इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट, जो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस, प्राइस कम होने की वजह से क्या हो रही है, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसे हम एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन कहते हैं, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कहते हैं इन द डिमांड। मगर जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस हमारी बढ़ती जा रही है, उसे हम कंस्ट्रक्शन इन डिमांड कहते हैं। ग्राफ दर्शा रखा है, कंस्ट्रक्शन हरदम ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड जाता है, और एक्सपेंशन जो होता है वो डाउनवर्ड आता है। ये याद रखने की जरूरत है कि कंस्ट्रक्शन क्या जाता है हरदम ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ, और एक्सपेंशन जो होता है हमारा डाउनवर्ड जाता है। तो ये हमारा था डिमांड। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ मार्केट कंपटीशन। फॉर्म ऑफ मार्केट कंपटीशन, फॉर्म ऑफ मार्केट कंपटीशन, इसका मतलब जो हमारे मार्केट कंपटीशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होती है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब मार्केट कंपटीशन का मतलब बता दें कि मार्केट में कितना कंपटीशन है, मार्केट में कितनी कंपटीशन है, कितनी कंपटीशन है। अब यही पढ़ते हैं कि वैरायटी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे जैसे हमारे मार्केट के जो स्ट्रक्चर है वो हमारे मार्केट कंपटीशन में फर्क करते हैं, और विल करेक्टर राइज ऑन इकोनॉमी, और इकोनॉमी में उनके उनसे फर्क पड़ता है। सच मार्केट स्ट्रक्चर एसेंशियली रिफर टू डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, और ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर हमारी कंपटीशन पे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि ये दर्शाते हैं कि हमारे मार्केट में कंपटीशन कितना है, हमारे मार्केट में कंपटीशन कितना है। कंपटीशन मतलब कंपटीट करना एक दूसरे को, कंपटीट करना एक दूसरे को, तो वो बताता है, जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है वो बताता है कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। Now, there are the other determinants of the market structure such as the nature of goods and product, the number of seller, number of consumer, and the nature of product or service, economic scale, etc. कोई और भी determinants है, मतलब कोई और भी तरीके, और भी determinants है market structure के, जो हो सकता है nature of goods हो, product हो, number of seller हो, number of consumer हो, या फिर nature product हो, economic scale हो। अब बात करते हैं these, we will discuss the 5 basic type of the market स्ट्रक्चर इन इकोनॉमी। हमारे पास कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमी है इसमें 5 टाइप्स के हमारे जो है 5 स्ट्रक्चर है, और जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारे कंपटीशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ते हैं। अब कैसे स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। पहला जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, पहला जो क्या है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अब ये क्या होता है, in the perfect competition market structure, there are the large number of buyer and the seller. All the seller of market are the small seller in the competition with each other. अब ये इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या करा जाएगा, जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर है, इसकी जगह जो स्पेस है, इसकी जगह स्पेस रहेगा, खाली रहेगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट दी होगी और पता पूछा जाएगा कि ये कौन सा कंपटीशन या फिर कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है। सारे जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर है ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी पूछा जा सकता है कि देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, वहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर है। ऑल द सेलर ऑफ द मार्केट आर स्मॉल सेलर इन द कंपटीशन, और जितने भी सेलर है वो बहुत छोटे छोटे रूप में, बहुत छोटे छोटे रूप में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन। अब बढ़ते आगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर, देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, all the seller of the market are small seller in the competition with each other, there is no one big seller with any significant influence on the market। और यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन होता है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेलर होते हैं, और जो छोटे छोटे सेलर होते हैं इनमें कोई भी बिग सेलर नहीं होता जो इन्फ्लुएंस कर सके हमारी मार्केट को, जो इन्फ्लुएंस कर सके हमारी मार्केट को। सो ऑल द फर्म इन द सच मार्केट आर द प्राइस टेकर, और जितने भी फर्म है मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में वो अपनी प्राइस जो है, उनका प्राइस जो होगा वो तय होगा, वो उनका जो प्राइस होगा वो तय होगा, या फिर वो तय कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, मगर तय नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जो प्राइस चेंज होगा वो उनसे उनके जो कंपटीटर उससे बहुत सारा फर्क पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पहले से चेंज होता है, पहले से प्राइस तय होता है। दे आर द सर्टेन एजम्पशन,
यहाँ पे बहुत सारे assumption दे रखे हैं when discussing the perfect competition। अब जो assumption है वो क्या है, the product on the market are homogeneous, they are the complementary and identical। जो प्रोडक्ट है परफेक्ट कंपटीशन में वो मिलते जुलते हैं, वो मिलते जो होमोजेनियस का मतलब होता है मिलते जुलते, जो समरूप होते हैं एक दूसरे से। ऑल फर्म ओनली हैव द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जितने भी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म है उनका सबसे पहला जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होगा। देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, देयर आर द नो बैरियर। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जब चाहे जब कोई आ सकता है, जब चाहे कोई जा सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर से हम नहीं पूछेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हम क्या सही कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीजों की जरूरत नहीं होती है परफेक्ट कंपटीशन में। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। There is a more realistic scenario that actually occur in the real world. In the monopolistic competition, there are the still large number of buyer as well as seller, but they do not sell homogeneous product. The product are similar, but all the seller are the significantly different product. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बायर भी होते हैं और बहुत बड़े सेलर भी होते हैं, और जो इनका प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस, इसका मतलब मिलता जुलता नहीं होता, होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं होते। अब जो इनके प्रोडक्ट है वो सिमिलर तो होते हैं, उन्हीं के जैसे तो होते हैं, मगर कुछ चीजों से ये थोड़े अलग हो जाते हैं। अब कुछ चीजों से अलग कैसे, ब्रांड नेम क्या है उसका, कॉपीराइट क्या है उसमें, कौन सा थोड़ा बहुत अलग उसमें मिक्सचर है, ये चीजों से उस प्रोडक्ट को अलग बनाया जाता है। अब नाउ द कंज्यूमर हैव प्रेफरेंस ऑफ द चूजिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। अब कंज्यूमर के पास राइट है कि वो दूसरा प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर चुन सकता है। यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है कि जो प्रोडक्ट दिया गया है वही खरीदेगा, नहीं, उसके पास क्या है, राइट है कि वो दूसरे प्रोडक्ट चुन सकता है ओवर द अनदर। और द सेलर कैन आल्सो चेंज मार्जिनली हायर प्राइस सिंस दे मे एंजॉय सम मार्केट पावर। और जो सेलर है उसके पास पावर है कि वो प्राइस चेंजेस कर सकता है क्योंकि वो एंजॉय कर सकता है सम मार्केट पावर। सो द सेलर बिकम द प्राइस सेल्टर टू द सर्टेन एक्सटेंट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल सबसे अच्छा दिया है टूथपेस्ट का। जो टूथपेस्ट है, हमारी जो इंडस्ट्री है टूथपेस्ट की, उसमें क्या है कि सिंपल सी बात है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, लाल दंत मंजन है, फिर से ये सारी चीजें जो हैं ये है तो टूथपेस्ट, मगर इनकी हर एक में थोड़ा थोड़ा अलग जो है डिफरेंट है, प्राइस को लेके, नाम को लेके, ट्रेडमार्क को लेके, कॉपीराइट को लेके। और हमारे पास जो है ये होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं है, और क्या है कि कंज्यूमर के पास पावर है कि प्रेफरेंस है कि वो दूसरे एक प्रोडक्ट जगह दूसरा प्रोडक्ट चुन सकता है। तो ये था हमारा मोनोपोली कंपटीशन। अब बात करते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली देयर आर द ओनली अ फ्यू फर्म। यहाँ पे क्या होते हैं, केवल फ्यू फर्म होते हैं, थोड़े बहुत फर्म होते हैं। while there is no clarity about the number of firm, three or dominant firm are the considered the norm. So in the case of oligopoly, buyer are far greater than the seller. अब ओलिगोपोली में क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कुछ ही फर्म होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारा एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल होगा कार का, जैसे टोयोटा है, होंडा है, बीएमडब्ल्यू है, ये सारे हैं तो बड़े बड़े मगर कुछ हैं बड़े बड़े मगर कुछ है, उनके पास डोमिनेंट पावर है, इसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। दे फॉर्म इन द केस आइदर द कॉम्पिटिट विद ईच अदर टू कोलैबोरेट टुगेदर, दे यूज देयर मार्केट इन्फ्लुएंस टू सेट प्राइस एंड द टर्न मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ये जो होते हैं ओलिगोपोली में, ये क्या करते हैं कि मिलके दूसरे किसी फर्म को कंपीट करने की पावर रखते हैं, और ये अपने प्राइस इन्फ्लुएंस करने की भी पावर रखते हैं फॉर द मैक्सिमाइजेशन देयर प्रॉफिट। नाउ अब बात करते हैं मोनोपोली की। In the monopoly type of market structure, there is only one seller, so single firm will control the entire market. मोनोपोली का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा रेलवे कॉर्पोरेशन होगा, क्योंकि वो एक वन मार्केट है जो केवल रेलवे से रिलेटेड आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वैसे को जो मोनोपोली पावर हमारे रेलवे के पास है वो किसी और के पास नहीं, तो उसे हम मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं।
एंड इट कैन बी सेट एनी प्राइस विच सिंस हैज मार्केट पावर, क्योंकि ये मोनोपोली है तो इसकी मर्जी होगी, कोई भी प्राइस लगा सकता है हर एक सर्विस पे। कंज्यूमर डू नॉट हैव अल्टरनेटिव एंड मस्ट पे टू प्राइस सेट बाय द सेलर। कंज्यूमर के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि अब रेलवे कॉर्पोरेशन के अलावा किसी और के पास सकती है, क्योंकि रेलवे कॉर्पोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो रेलवे से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो प्राइस है मोनोपोली द्वारा सेट करेंगे वो सेलर का होगा कि वो लेना ही पड़ेगा, उसे पे करना ही पड़ेगा ना। अब बात करते हैं डुओलोपोली। डुओलोपोली इज अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली। ये क्या है? डुओलोपोली एक काइंड ऑफ ओलिगोपोली, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कुछ ही फर्म होते हैं। A market dominated by a small number of firms. In the case of duopoly, a particular market industry is dominated by just two firms. This is a contrast to more widely known as a case of monopoly when just one company dominate. अब क्या है कि particular market industry dominated by just two firm, ये कोई भी जो डुओलोपोली होता है कि दो बड़े बड़े फर्म मिलके दो बड़े फर्म मिलके एक हो जाते हैं, एक होने के बाद और वो मार्केट की डोमिनेंट को इंडस्ट्री की डोमिनेंट को चेंज करने की सोचते हैं। इन वेरी रेयर केस दिस मींस दे आर द ओनली टू फर्म इन द एंटायर मार्केट। दिस ऑलमोस्ट नेवर अक्यूर इन द प्रैक्टिस। मगर ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सेमी ऐसा बहुत कम होगा कि दो मार्केट बिल्कुल सेम हो और उस मार्केट में केवल दो ही मार्केट दो इंडस्ट्री है, किसी इंडस्ट्री में दो ही मार्केट हो, ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए ये प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता। बात करते हैं इलास्टिक ऑफ सप्लाई। हमने इलास्टिक ऑफ डिमांड पढ़ा, उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, फिर से इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड। वैसे हम इलास्टिक ऑफ सप्लाई भी पढ़ेंगे। इसका मतलब अगर जो वेरिएबल इकोनॉमिक वेरिएबल है उनके चेंज होने से सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है। द इलास्टिक ऑफ सप्लाई स्टेबलाइजेस द क्वांटिटी रिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड द price. Hence, we can express the numerical change in the supply with the change in price of the commodity using the concept of the elasticity. अब क्या होगा कि जैसे जब प्राइस में चेंजेस होते जाएंगे, जैसे जैसे प्राइस में चेंजेस होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सप्लाई में भी चेंजेस हो सकता है, उसे हम इलास्टिक ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब यहाँ पे ES का मतलब क्या दिया? इलास्टिक ऑफ सप्लाई डिफाइन करा गया। इस फॉर्मूले से हम इलास्टिक ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम इलास्टिक ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई। परफेक्ट इलास्टिक ऑफ सप्लाई। परफेक्ट इलास्टिक ऑफ सप्लाई, a service or commodity has perfect elastic of supply if given quantity of it can be supplied whatever might be price. The elastic of supply for such service commodity is zero. अब क्या बोला गया? इलास्टिक ये होता है कि जैसे सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, सप्लाई में कोई फर्क नहीं है प्राइस के चेंज होने से, उसे हम परफेक्ट इलास्टिक ऑफ सप्लाई कहते हैं। ग्राफ की बात करते हैं, ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, क्या हो रखा है कि प्राइस जो है हमारी चेंज तो हो रही है मगर सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगा वो क्या होगा? हमारा हरदम जीरो होगा। अब बात करते हैं relatively less elastic of supply when the change in the supply is relatively less when the compared to change in price। जो हमारे प्राइस में चेंजेस तो हो रहा है, हमारे प्राइस में चेंजेस हो रहा है मगर जो सप्लाई है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, और इसे हम जो दर्शाते हैं वो जीरो से ज्यादा होगा मगर लेस देन होगा वन से। जीरो से ज्यादा होगा मगर लेस देन वन होगा, उसे हम रिलेटिव लेस इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। ग्राफ की बात करते हैं, ये रहा हमारा ग्राफ। जो प्राइस तो चेंज हो रहा है मगर उतना चेंज नहीं हो रहा जितने हमारा होना चाहिए सप्लाई में चेंजेस। बात करते हैं रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक ऑफ सप्लाई, चेंज इन द प्राइस रिलेटिवली मोर व्हेन द कंपेयर चेंज इन प्राइस। हमारे प्राइस में चेंजेस तो हो रहा है मगर उससे ज्यादा जो सप्लाई में चेंजेस आ रहा है, उससे ज्यादा सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं। इस टाइम जो हमारा प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड होगा, प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई होगा, वो होगा 1 से ज्यादा मगर 8 से कम। और इसे दर्शाया कैसे जाएगा? यहाँ से 1 0 छोड़ के 1 से दर्शाया जाएगा एस, कि यहाँ पे बोला गया है 1 से हरदम ज्यादा होगा, 1 से ग्रेटर होगा, इसलिए हम प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई हमेशा 1 से छोड़ के यहाँ से सप्लाई चेंजेस होगा।
बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई। फॉर कमोडिटी विद यूनिट इलास्टिक ऑफ सप्लाई द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन प्राइस। जितना हमारे प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही सेम प्रोपोर्शन हमारे सप्लाई में भी चेंज हो रहा है, उसे हम यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और इससे पीईएस जो हमारा प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई है वो हमेशा 1 होता है। अब बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक ऑफ सप्लाई। A commodity with a perfectly elastic supply has infinity elastic। इसका मतलब जो PES होगा हमारा जो होगा वो हमारा इन्फिनिटी होगा। प्राइस चेंज हो रहा है मगर हमें ये नहीं पता जो सप्लाई है वो कहाँ तक चेंज हो सकता है, उसे हम परफेक्टली इलास्टिक ऑफ सप्लाई कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है ग्राफ, प्राइस चेंज हुआ मगर सप्लाई का हमारा कोई इरादा नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ तक चेंज होगा, इसलिए जो EPS है वो हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इलास्टिक ऑफ सप्लाई को, कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सप्लाई को। प्राइस ऑफ गुड्स, सिंपल, हमें पता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी हमारी गुड्स की वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। तो क्या प्राइस जो है, इसलिए प्राइस हमारा जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इलास्टिक ऑफ सप्लाई के। प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस वुड बी चेंज, या फिर मान लिया जाए जैसे जैसे मान लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में जो प्राइस है हमारी प्रोडक्ट की, फ्यूचर है जो हमारी प्राइस प्रोडक्ट की वो हमारी चेंज होती जाएगी, वो हमारी चेंज हो जाएगी, तो उससे भी क्या होगा कि फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब हमें लगेगा कि हमारी प्राइस जो प्रोडक्ट की है वो चेंज हो जाएगी आगे चल के, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो प्रोड्यूसिंग पावर है वो हम बढ़ा देंगे, वो हम सप्लाई बढ़ा देंगे। तो इसलिए ये भी प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस वुड बी चेंज, ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है इलास्टिक ऑफ सप्लाई को। The cost of production of good increase, that is if the cost curve shift upward or downward then the quantity supply of the good would decrease or increase। अब क्या होगा, जैसे जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे जैसे क्वांटिटी जो सप्लाई करते जा रहे हैं वो डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हमारा कॉस्ट बढ़ता जाएगा हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके, तो हमारी जो सप्लाई होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब जो हमारा शिफ्ट अपवर्ड होने लग जाएगा कॉस्ट को, वैसे वैसे हमारी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी इसका मतलब हमारी जो सप्लाई है वो लेफ्ट की साइड शिफ्ट होती जाएगी। मगर जैसे जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डाउनवर्ड होता जाएगा तो हमारा जो सप्लाई वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो ग्राफ है वो राइट की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ गुड्स की। नेचर ऑफ गुड्स के क्या है कि जैसे गुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स, दैट इज ऑन द परसिबिलिटी एंड लुमिसिम ऑफ द गुड। अब हमारे जैसे खराब होने वाले जो वस्तु हैं, खराब होने वाली वस्तु है वो भी डिपेंड करते हैं सप्लाई पे, वो भी डिपेंड करते हैं सप्लाई पे। अब जो हम खराब होने वाले वस्तु हैं हम वो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो बिक जाए, तो हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना हम बेच सके। तो इसलिए नेचर ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है हमारा इलास्टिक ऑफ सप्लाई। अब लेंथ ऑफ टाइम, if the price of good rise, हम अगर प्राइस जो है गुड्स की वो रेज होती जा रही है, then by how much would the supply raise or how large will be price elastic of supply would depend on the length of time available for the necessary adjustment। अब जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट की, हमारी प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है, तो हमें पता है कि जो सप्लाई है, जो हमारी सप्लाई है प्रोडक्ट की वो भी बढ़ती जाएगी। तो हमें जो टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है, जितना हमें टाइम मिलेगा उतना ही हम प्रोड्यूस कर पाएंगे और उतना ही हम सेल कर पाएंगे। तो हमारे पास जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही ज्यादा हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस वजह से लेंथ ऑफ टाइम भी एक ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है इलास्टिक ऑफ सप्लाई को। तो ये हमारे 5 फैक्टर थे। पहला प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस वुड बी चेंज इन द फ्यूचर, कंडीशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ गुड्स और लेंथ ऑफ टाइम। ये 5 फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इलास्टिक ऑफ सप्लाई के। तो हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ये एमसीक्यू दे रखे हैं, ये जरूर कर लेना। और जो मैंने बताया कि एमसीक्यू में आएगा, जो हमारे चांसेस है कि एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे वो जरूर आप याद कर लेंगे। और
रट लेंगे। होज अगर समझना है तो हमें इंस्टाग्राम पे हूँ या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके आप कभी भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।